कहानी शुरू होती है एक टापू से, जहां एक लड़की जेनिफर, जिसे सब जेन कहते हैं, लाइफ जैकेट पहने हुए समुद्र किनारे पड़ी है। वो बेहोश थी, पर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका दोस्त ब्रैड भी बेहोश पड़ा है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे पलटाने पर देखती है कि ब्रैड के पेट में कोरल का एक टुकड़ा धंसा हुआ है। ब्रैड लगभग मर चुका है। जेन डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो अपना बैग और लाइफ जैकेट उतारती है और ब्रैड को पानी से थोड़ा और दूर खींचती है। फिर जेन ब्रैड के पेट से कोरल निकालती है और अपने स्कार्फ से घाव पर दबाव डालती है। इसके बाद वो पास के जंगल में जाती है, एक नारियल ढूंढती है, उसे पत्थर से तोड़ती है और जल्दी से ब्रैड के पास लौटकर नारियल का पानी उसके मुंह में डालती है। पर तब तक ब्रैड मर चुका होता है। जेन उसका चेहरा पकड़कर उसे पुकारती है, पर उसका दोस्त जा चुका है और जेन टूट जाती है। जेन और ब्रैड जिस टापू पर फंसे हैं, वहाँ समुद्र किनारे एक छोटी सी पट्टी है और चारों ओर घना जंगल है। दुख में डूबी जेन टापू का चक्कर लगाती है और वापस ब्रैड की लाश के पास आती है। फिर वो जंगल में जाती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक पेड़ से एक बैग लटका है और एक लाल रंग का कूलर रखा है। वो खुश होकर फिर से चिल्लाती है, उम्मीद करती है कि कोई मिल जाए, पर कोई जवाब नहीं आता। जेन बैग के अंदर देखती है और 1994 की तारीख वाली एक दवा देखकर समझ जाती है कि जो भी उससे पहले यहाँ था वो बहुत पहले आया होगा। कूलर में उसे कोका कोला की कुछ बोतलें मिलती हैं, पर वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ती है और एक थर्मस और एक छोटा धातु का डिब्बा पाती है। डिब्बे के अंदर उसे ताश के पत्ते, माचिस की डिब्बी और कुछ और सामान मिलता है। उसे एक खाली टेंट भी मिलता है जिसमें एक बैग पड़ा है, जिसमें एक पुराना गेम बॉय, एक कार रेडियो, एक किताब और एक टेडी बियर है। जब जेन वापस किनारे पर आती है तो उसे एक खोखले पेड़ से आवाज आती है। वो जांच करती है तो पाती है कि वो एक चिड़िया है। वो ब्रैड को ढकने के लिए कुछ पत्तियां इकट्ठा करती है और चारों ओर देखती है, पर उसे रेत और समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखता। उस रात बहुत तेज बारिश होती है और जेन पत्तियों के नीचे सहारा लेती है, जैकेट से खुद को ढकती है। अगली सुबह उसे समुद्र किनारे कुछ छोटी मछलियां मिलती हैं जो पानी के साथ आ गई थी। उन्हें उठाते हुए वो देखती है कि एक मरी हुई शार्क बीच से कटी हुई पड़ी है, जिसके शरीर पर गहरे निशान हैं। जेन समुद्र की ओर देखती है, सोचती है कि ऐसे घाव किसने किए होंगे। वो एक सपाट पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करके मछलियों को साफ करने की कोशिश करती है। ये मुश्किल काम है, पर आखिरकार वो हार मान लेती है और कूलर के पास लौट आती है। अपने सामान के साथ बैठते हुए वो अपनी डायरी खोलती है और पाती है कि पानी ने अंदर की सारी स्याही मिटा दी है। जेन जंगल में अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर देखती है। जेन को एक और खाली जगह मिलती है जहाँ वो 3 लोगों की कब्रें देखती है जो उससे बहुत पहले वहाँ आए थे, जिससे वो डर जाती है। वो किनारे पर लौट आती है और ब्रैड की लाश देखती है जिसमें से बदबू आने लगी है। वो उसे जंगल के करीब खींचती है, एक उथली कब्र खोदती है और उसे वहीं दफना देती है। वो उसके नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा भी वहां रखती है। उस रात जेन सोने के लिए एक जगह बनाती है और रात के खाने के लिए भुनी हुई मछली बनाती है। सुनसान टापू पर अपनी पहली रात बिताती है। अगली सुबह जेन और चीजें ढूंढने के लिए किनारे पर चलती है। तभी वो अचानक देखती है कि ब्रैड की लाश कब्र से निकाली हुई है, कटी फटी है और किसी ने या किसी चीज ने उसे घसीटा है। वो लकड़ी का एक टुकड़ा उठाती है, उसे पत्थर से तेज करके एक भाला बनाती है अपनी रक्षा के लिए और चारों ओर देखती है, उम्मीद करती है कि कुछ दिखे, पर कुछ नहीं मिलता। फिर से रात हो जाती है और जेन अब किसी भी हरकत या शोर को लेकर पूरी तरह सतर्क है। डर रही है कि जिसने भी ब्रैड की लाश उठाई थी वो उस पर हमला करने आ सकता है, पर कुछ नहीं होता और चारों ओर शांति रहती है। अगले दिन जेन दूर कुछ देखती है और तैरकर उसके पास जाने का फैसला करती है। उसे एक बाल्टी और एक सूटकेस मिलता है। वो और ढूंढने के लिए गोता लगाती है और समुद्र तल में एक काला छेद देखती है। जेन बाल्टी और डिब्बा किनारे पर लाती है जहां उसे एक जोड़ी जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं। उस रात, जो उसकी तीसरी रात है, वो कपड़े बदलती है और जूते पहनती है ताकि ठंड न लगे। आग के पास बैठकर वो फिर से धातु का डिब्बा खोलती है और उसके अंदर देखती है तो उसे डिब्बे में एक गुप्त खाने का पता चलता है जिसमें कुछ तस्वीरें छिपी हैं। वो आग की रोशनी में तस्वीरें देखने की कोशिश करती है। तभी उसे ऊपर से एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर फ्लेयर लेने जाती है और उसे जलाती है, पर वो काम नहीं करता। वो दूसरी बार कोशिश करती है और इस बार वो काम करता है। दूर फ्लेयर चमक रहा है। वो इंतजार करती है कि कोई जवाब मिले, पर जैसे ही फ्लेयर गायब होता है, जेन पानी से एक इंसान जैसे राक्षस को निकलते हुए देखती है। डर कर वो वापस वहीं भागती है जहां वो बैठी थी। अपना लकड़ी का हथियार उठाती है और जंगल में भाग जाती है। उसे छिपने की जगह मिलती है। वो पत्तियों की सरसराहट और पास आते कदमों की आवाज सुनती है। वो छिपी रहती है जब तक कि आखिरकार उसे राक्षस के जाने की आवाज सुनाई नहीं देती। अगले दिन जेन वापस किनारे पर भागती है। वो फिर से 4 तस्वीरों को देखती है जिन्हें वो पिछली रात देख रही थी और पाती है कि वो एक परिवार की हैं। आखिरी तस्वीर में एक महिला एक पेड़ के पास एक बैग पकड़े हुए है, वही पेड़ जो जेन को पहले मिला था। तस्वीर में जेन दूर 2 चमकते बिंदु देखती है। वो सोचती है
कि क्या करे और सूटकेस खाली करती है। उसके अंदर अपनी और ब्रैड की लाइफ जैकेट रखती है और उसे एक राफ्ट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो इस काम चलाऊ राफ्ट को समुद्र में ले जाती है और उस पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर कई कोशिशों के बाद भी सूटकेस का राफ्ट उसका वजन नहीं उठा पाता, तो वो लाइफ जैकेट और सूटकेस को वापस किनारे पर फेंक देती है। उस रात जेन खोखले पेड़ को अपने सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल करती है। अपना हथियार अपने पास रखती है ताकि राक्षस के लौटने पर काम आ सके। रात के किसी समय जेन तने के अंदर सो रही होती है जब उसे राक्षस के आने की आवाज सुनाई देती है। वो चुप रहने की कोशिश करती है। जैसे ही जानवर पास आता है और जेन के अंदर होते हुए तने को घुमाता है, पर वो कोई आवाज नहीं करती। किस्मत से यह डर ज्यादा देर नहीं रहता और वो चीज दूर चली जाती है। अगली सुबह डरी हुई जेन तने से बाहर आती है और कुछ छोटी मछलियों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके एक छोटी शार्क पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस शार्क को राक्षस के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल करती है, जो उसकी 5वीं रात है। एक जगह पर छिपी हुई है जहां लटकी हुई शार्क उसकी नजर में है। वो देखती है, उम्मीद करती है कि राक्षस बस शार्क को लेकर चला जाएगा और उसके पीछे नहीं पड़ेगा। जेन किसी समय थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करती है और जब वो उन्हें खोलती है तो शार्क गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह जेन घिसी हुई रस्सियों की जांच करती है और अपना हथियार तेज करते हुए दूर कुछ देखती है। वो पानी में तैरती हुई एक लाश है। वो लाश के पास जाती है और पाती है कि वो एक आदमी है जो आधा कटा हुआ है और जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। जेन फिर लाश को उसी तरह लटकाती है जैसे उसने शार्क को लटकाया था। छठी रात को जेन अपनी छिपने की जगह में बैठी है, देख रही है कि राक्षस लाश को नीचे गिराता है और उसे समुद्र में ले जाता है। उसे एक हवाई जहाज के इंजन की आवाज सुनाई देती है, पर वो अभी भी सोच रही है कि क्या करे जब उसे राक्षस के पैर पास में दिखते हैं। पर वो चुप रहने में कामयाब हो जाती है जब तक कि राक्षस दूर नहीं चला जाता। अगली सुबह जेन पेड़ों में एक ऊंचा जाल बनाने के लिए एक तिरपाल तैयार करती है, ये सोचकर कि वो उस जीव से देखे बिना आराम कर पाएगी। बाद में उस 7वीं रात को मौसम खराब होता है और बहुत गरज होती है। उसे राक्षस पास में सुनाई देता है और वो उसे ढूंढती है। तभी बिजली चमकने पर वो उस जीव को देखती है जो बदकिस्मती से उसे भी वहीं देख लेता है। वो जल्दी से जाल में लेट जाती है और जब राक्षस पास आता है तो वो लगभग हाइपरवेंटिलेट करने लगती है। राक्षस जाल को खींचता है और जेन जमीन पर गिर जाती है, पर जानवर से बचने में कामयाब हो जाती है। वो अपना हथियार पकड़ती है, किनारे पर भागती है और हताशा में भागती रहती है। राक्षस पानी से कूदता है, लगभग जेन को पकड़ लेता है, पर वो तेज होती है और जीव वापस पानी में चला जाता है। फिर से हमला करता है। इस बार वो जेन के सामने खड़ा हो जाता है। जेन अपने हथियार से उस पर हमला करती है। राक्षस उसे दूर फेंक देता है, पर इससे पहले कि वो उठ पाए राक्षस उसे पानी में लात मार देता है। जेन जानवर को ढूंढती है, पर वो गायब हो चुका है। अब घायल और डरी हुई वो जंगल में लौटती है और ठीक होने की कोशिश करने के लिए एक पेड़ के ऊपर शरण लेती है। सुबह जेन किनारे पर जाती है और राक्षस के साथ लड़ाई के अपने घावों को धोती है। फिर जेन कपड़े बदलती है और एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट को एक टेंट के साथ धीरे धीरे टापू के करीब आते देखकर हैरान हो जाती है। जो वो देखती है उस पर विश्वास न करते हुए वो राफ्ट की ओर तैरती है और जहाज के मलबे से बचे 2 और लोगों को ढूंढती है, उसका बॉयफ्रेंड लुकास ग्रिफिन और उसकी दोस्त मिया रीड। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं तो जेन अपनी किस्मत पर मुश्किल से विश्वास कर पाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के गले लग जाती है। लुकास उसे दिलासा देता है, कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जेन लुकास और मिया के लिए नाश्ता बनाती है और उन्हें 20 साल पुरानी सोडा से खुश करती है। वो टापू की सुंदरता की तारीफ करते हैं, पर जेन पानी के नीचे छिपे खतरे की चेतावनी देती है। लुकास जेन को शांत होने के लिए कहता है और प्यार से उसे डियर कहता है। वो अपने दोस्तों को समुद्री राक्षस और समुद्र तल में काले छेद के बारे में बताती है जहां वो अपने शिकार को घसीटता है। यह देखकर कि उसके सबसे करीबी लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जेन जैक के बारे में बात करती है जिसका कटा फटा शरीर राक्षस ने खा लिया था। अपने दोस्त का नाम सुनकर लुकास और मिया शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखते हैं। जेन उन दिनों हुए सभी भयानक अनुभवों को साफ साफ बताती है और मृत परिवार की एक तस्वीर दिखाती है जिससे राक्षस की चमकती आंखें दिखती हैं। उसके सभी तर्कों के बावजूद लुकास और मिया संदेह में रहते हैं। हालांकि मिया मानती है कि यहाँ रहने वाले परिवार की कब्रें टापू पर हैं। वो सोचती है कि उन्हें किसने दफनाया था। वो सुझाव देते हैं कि जेन शांत हो जाए और ब्रैड या किसी और के किनारे पर आने का इंतजार करे। जेन मिया को बताती है कि ब्रैड, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जहाज के मलबे में नहीं बचा और राक्षस ने उसकी लाश को पानी के नीचे घसीट लिया। मिया आंसुओं में अपने दोस्तों से दूर चली जाती है, अपनी दुख को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद दोनों किनारे पर अकेले होते हैं। मिया पानी की शांत सतह को खाली आंखों से घूरती है और अपनी दोस्त को बताती है कि वो विशाल समुद्र के बीच में रहकर कितनी डरी हुई थी। वो अपने हर दिन को ऐसे गिनती थी जैसे वो उसका आखिरी हो। राफ्ट पर खामोशी से सोच सोच कर पागल हो रही थी। जेन को यकीन है कि राक्षस के हाथों यहाँ खाए जाने से बेहतर है
कि समुद्र में राफ्ट पर जोखिम उठाया जाए, पर उसकी दोस्त असहमत है। लुकास के भी पिछले कुछ दिनों में मुश्किल क्षण थे और वो पानी में वापस जाने की जल्दी में नहीं है। हालांकि जेन रात होने से पहले टापू छोड़ना चाहती है। वो पश्चिम की ओर जाने का सजेशन देती है क्योंकि उस दिशा में हवाई जहाज उड़ते हैं तो वहां लोग रह रहे होंगे। उसके बाद वो लड़के से एक पॉकेट नाइफ देने के लिए कहती है ताकि निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके। पॉकेट नाइफ खोलते ही जेन को उस पर लाल तरल के निशान मिलते हैं। वो समझ जाती है कि राफ्ट पर कुछ भयानक हुआ था और लुकास और मिया उससे सच छिपा रहे हैं। अकेले एक सप्ताह के लिए खाना इकट्ठा करने के बाद जेन अपने दोस्तों के पास लौटती है जो अजीब तरह से दृश्य में लड़खड़ा रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि वो फिर से तैरने के लिए बहुत थके हुए हैं। वो सोचते हैं कि टापू पर रहने वाला कोई भी डरावना राक्षस खुले समुद्र में राफ्ट पर तैरने से ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वो समुद्र किनारे आग जलाने और हवाई जहाज के दिखने का इंतजार करने का सुझाव देते हैं, पर जेन अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो अपने दोस्तों को लाइफ बोट में घुसकर रात होने से पहले भागने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर लुकास उस पर भड़क जाता है और अपने सबसे करीबी दोस्तों के बिना जाने से मना कर देता है। अपनी सबसे करीबी दोस्तों के सपोर्ट के बिना जेन तैरने चली जाती है। पानी में रहते हुए वो एक चालाक योजना बनाती है। अपने बॉयफ्रेंड और मिया के सावधान न रहने का इंतजार करने के बाद जेन तैयार सामान को एक बैग में रखती है और फिर इन्फ्लेटेबल राफ्ट को पानी में छोड़ती है। उन दोनों के बिना भागने की एक कोशिश करती है। जोड़ा यह समझ जाता है और जेन का पीछा करना शुरू कर देता है। जेन उनसे दूर जाने की कोशिश करती है और अपने पैरों से मिया को कई बार धक्का देती है। आखिरकार लुकास अपनी गर्लफ्रेंड को राफ्ट से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है और मिया उसे चप्पू से उसके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। जेन को होश तब आता है जब अंधेरा हो चुका होता है। उसे पेड़ से बांध दिया गया है ताकि वो भागने की एक और कोशिश न कर सके। मिया बताती हैं कि टापू सुरक्षित है और अंधेरा होने के बाद से उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला है। मिया अपनी दोस्त को चप्पू से मारने के लिए माफी मांगती हैं, पर जेन कुछ सुनना नहीं चाहती और उसे छोड़ने के लिए कहती है। मिया अभी भी समुद्री राक्षस के बारे में अपनी दोस्त की कहानियों पर विश्वास करने से मना करती हैं, क्योंकि जेन पहले भी अपने करीबियों को अक्सर धोखा देती थी और उनका भरोसा बहुत पहले खो चुकी थी। जंगल का एक चक्कर लगाने के बाद लुकास वापस आता है। वो भरोसा दिलाता है कि उसे वहाँ कोई राक्षस नहीं मिला, पर जेन परेशान है और एक बार फिर कहती है कि राक्षस पानी में दिखाई देता है, जंगल में नहीं। मिया जोड़े को अकेला छोड़ने का फैसला करती है और किनारे पर टहलने जाती है। रेत में एक मछली के कटे फटे अवशेष देखकर वो डर जाती है। लुकास और जेन के बीच बातचीत होती है जिसमें लुकास पहले अपनी गर्लफ्रेंड को दिलासा देने की कोशिश करता है और फिर उसके बारे में जो कुछ भी सोचता है वो सब कहने का फैसला करता है। जब वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ नौका पर मौज कर रहा था तब जेन खुश नहीं थी। वो सोचता है कि जेन उसे दुख के अलावा कुछ नहीं देती है और फिर से सब कुछ बर्बाद करना चाहती है। सुरक्षित टापू छोड़ने का फैसला करके जेन एक बार फिर लड़के के दिमाग पर अपील करने की कोशिश करती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर लुकास ऐसा करने से मना कर देता है। वो जेन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसका पूरा समर्थन करता है। लड़के को यकीन है कि भले ही वो उसकी मदद के बिना अकेले टापू छोड़ने में कामयाब हो जाए, पर वो लाचार हो जाएगी और सबके लिए बेकार हो जाएगी। लुकास फिर जेन को टापू से भागने की कोशिश करने के लिए डांटता है। लुकास के सभी अपमानों को सुनने के बाद जेन उससे यह जानने का फैसला करती है कि जैक के साथ राफ्ट पर आखिर में क्या हुआ था। इससे पहले कि वो सवाल का जवाब दे पाता, मिया की एक डेस्परेट चीख सुनाई देती है जिस पर राक्षस ने हमला किया था। लुकास एक मशाल पकड़ता है और जेन को बचाने के लिए दौड़ता है, जेन को पेड़ से बंधा हुआ छोड़कर। जब वो घटनास्थल पर पहुंचता है तो लुकास समुद्री राक्षस को पाता है जिसने पहले ही मिया को खाना शुरू कर दिया है। लुकास जलती हुई मशाल से राक्षस को मारता है, पर वो लुकास को आसानी से दूर धकेल देता है। जेन मुश्किल से खुद को बंधनों से आजाद कर पाती है और अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ती है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस मिया को पकड़ता है और उसे पानी के नीचे घसीटता है। लुकास डरावनी नजरों से देखता है पर मदद के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब जेन पहुंचती है तो वो सदमे में लुकास को पकड़ती है और उसे जंगल की गहराई में ले जाती है जहां वो रात बिताते हैं। टापू पर यह 9वां दिन है। लुकास पेड़ से नीचे उतरने में हिचकिचाता है, डर रहा है कि राक्षस नीचे उनका इंतजार कर रहा होगा। जेन लड़के को भरोसा दिलाती है कि समुद्री राक्षस दिन में कभी भी किनारे पर नहीं आया। लुकास पिछली रात की घटनाओं से जूझ रहा है और मिया के गायब होने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। लुकास को उसके दुख भरे विचारों से भटकाने के लिए जेन सामान और प्रावधान पैक करने में मदद मांगती है ताकि वो आखिरकार इस शापित टापू से भाग सके। जेन एक भाले से कुछ मछलियां पकड़ती है और अपनी आखिरी माचिसों को खाना पकाने में खर्च करती है और निकलने से पहले सभी जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए कैंप तक
एक और चक्कर लगाने का फैसला करती है। फिर वो फिर से एक्सपायर्ड गोली का डिब्बा उठाती है और उसे सोचती हुई पकड़े रहती है। टापू की खामोशी सुनती है। आखिरकार वो और लुकास अपना सामान राफ्ट पर लादते हैं और उसे पानी में छोड़ते हैं। अंदर आने के बाद जेन देखती है कि अंदर सब कुछ लाल तरल से भरा हुआ है, शायद जैक का खून। जेन अपने बॉयफ्रेंड को संदिग्ध नजरों से देखती है पर सच्चाई उजागर करने में हिचकिचाती है। लुकास किनारे से दूर चप्पू चलाता है और वो पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जहां से गुजरते हुए हवाई जहाज उन्हें देख सकते हैं। पर तभी लुकास पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ देखता है। कुछ ही देर बाद समुद्री राक्षस कूदता है और उन पर हमला करता है। लुकास और जेन राफ्ट के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं, पर राक्षस चारों ओर से हमला करता रहता है। वो बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि राक्षस केवल रात में दिखाई देता है। समुद्री राक्षस राफ्ट का निचला हिस्सा तोड़ता है और जेन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपने पैरों से दूर धकेल देती है। लुकास अपनी फ्लेयर गन से राक्षस के सिर पर कई बार गोली मारता है और उसे एक भाले से पानी में धकेलता है। राफ्ट के निचले हिस्से में छेद से पानी अंदर आने लगता है। कुछ देर के लिए खामोशी रहती है, जिसके बाद समुद्री राक्षस जेन को दिन के उजाले में पानी के नीचे घसीटता है। यह जीव एक विशाल शार्क और एक इंसान का मिश्रण जैसा दिखता है। ये जेन को धीरे धीरे समुद्र तल में एक काले छेद की ओर घसीटता है, पर जेन अपने डर पर काबू पाती है और पॉकेट नाइफ याद करती है। जेन उससे राक्षस को घायल करती है और वो उससे खून बहाते हुए काले तरल के साथ तैरता हुआ दूर चला जाता है। अचानक समुद्री राक्षस का ध्यान लुकास की ओर जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूदता है। राक्षस तेजी से लड़के के पास तैरता है और उसे पकड़ लेता है। लुकास अपने भाले से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर राक्षस उसे काले छेद में घसीट लेता है। लाचार जेन मदद के लिए कुछ नहीं कर पाती। वो पानी से बाहर निकलती है और हताशा में चिल्लाती है। कोई चारा न होने पर उसे टापू पर वापस लौटना पड़ता है, जहां फटा हुआ राफ्ट के साथ बहकर आता है। जेन आग जलाने के लिए संघर्ष करती है और अपनी डायरी में एक आखिरी मैसेज छोड़ती है। इसमें वो टापू पर जो हुआ उसे बताती है और राक्षस के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। वो उम्मीद करती है कि यह मैसेज उन सभी जहाज के मलबे से बचे लोगों की मदद करेगा जो उसके बाद किनारे पर आ सकते हैं, अगर वो अकेले उस जीव को संभाल नहीं पाती है। जेन समुद्री राक्षस का सामना करने का फैसला करती है और आखिरी लड़ाई के लिए तैयारी शुरू करती है। वो पेड़ की शाखाओं को तेज करती है और कब्रों से हड्डियों को निकालती है ताकि और तेज हथियार बना सके। रात में राक्षस फिर से शिकार करने निकलता है। जेन उसे सूखी लकड़ियों और घास के घेरे में फंसाती है और फिर उसमें आग लगा देती है। राक्षस भ्रमित दिखता है, जाल से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इस पल का फायदा उठाकर जेन कवर के पीछे से बाहर निकलती है और पहले अपने भाले से हमला करती है। वो और तेज डंडियां पकड़ती है और राक्षस पर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, पर वो उसे दूर फेंक देता है। जेन हार नहीं मानती और राक्षस पर हताशा में हमला करती रहती है। उसके नए घाव में ज्यादा से ज्यादा भाले घुसाने की कोशिश करती है। एक भयंकर मुकाबले के बाद जेन अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर राक्षस उसे एक बड़े पंजे से पकड़ लेता है। जेन का सिर दबाता है, उसकी खोपड़ी को कुचलने का इरादा रखता है। इस हताश स्थिति के बावजूद जेन लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाती है और उससे समुद्री राक्षस की छाती को कई बार छेदती है। दोनों बुरी तरह घायल हैं, पर राक्षस जेन का पीछा किनारे तक करता रहता है। जेन रुक जाती है, फिर से राक्षस पर हमला करने के लिए तैयार, पर वो अपनी चोटों से थका हुआ गिर जाता है। जेन भाले से उसे छेद कर जीव को खत्म कर देती है और फिर उसके बेजान शरीर का सिर धड़ से अलग कर देती है। खुशकिस्मती से भयानक रात सुबह में बदल जाती है। हम यहाँ जेन को लंगड़ाते हुए राफ्ट की ओर जाते हुए देखते हैं। राक्षस का सिर सबूत के तौर पर ले जा रही है कि उस शापित टापू पर उसके साथ क्या हुआ था।